नमस्कार। आज हम रावत समुदाय के इतिहास, उनकी पहचान और उनकी विरासत की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये रावत हैं कौन? ये सवाल सुनने में तो सीधा है, लेकिन इसका जवाब हमें इस समुदाय की पहचान की कई परतों तक ले जाएगा। देखिए, किसी भी समुदाय को समझने की शुरुआत अक्सर उसके नाम से होती है। तो चलिए सबसे पहले रावत शब्द का मतलब क्या है और ये नाम आया कहाँ से, इसे ही जानते हैं। तो रावत ये सिर्फ एक सरनेम या उपनाम नहीं है। असल में ये एक सम्मानजनक उपाधि है जिसका सीधा सीधा मतलब होता है राजा या राजकुमार। मतलब ये नाम अपने आप में ही एक शाही और वीर विरासत की तरफ इशारा करता है। अच्छा, इस नाम की उत्पत्ति को लेकर दो बहुत दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। एक कहानी कहती है कि ये नाम उन राजपूतों ने अपनाया जो किसी वजह से अपनी विरासत को बचाने के लिए पहाड़ी इलाकों में चले गए। वहीं दूसरी कहानी बताती है कि रावत असल में एक मिलिट्री टाइटल था, एक सम्मान था जो राजा अपने सबसे शूरवीर सैनिकों को देते थे। अब देखिए, दोनों ही कहानियां इस समुदाय के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताती हैं। एक तरफ मुश्किल हालात में ढल जाना और दूसरी तरफ बहादुरी और सम्मान। तो ये जो बहादुरी और सम्मान की विरासत है, वो इनके इतिहास में दिखती कैसे है? आइए अब जरा रावत समुदाय की इस वॉरियर आइडेंटिटी को, मतलब योद्धा पहचान को और करीब से देखते हैं। राजा के बाद दूसरा स्थान। सोचिए, सिर्फ ये कुछ शब्द इनके ऐतिहासिक कद को बताने के लिए काफी हैं। पुराने जमाने में रावत योद्धाओं का दर्जा ठीक राजा के बाद आता था। ये उनके जबरदस्त प्रभाव और सम्मान को दिखाता है। और उनका ये शौर्य सिर्फ स्थानीय रजवाड़ों तक ही सीमित नहीं था। इन महान योद्धाओं ने ब्रिटिश हुकूमत का भी डटकर मुकाबला किया और इसी संघर्ष ने उनकी एक आज़ाद पहचान को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। इसी अनोखे इतिहास ने उन्हें एक बहुत खास पहचान दी। नतीजा ये हुआ कि रावत भारत के उन गिने चुने समुदायों में से एक बन गए जिनका सरनेम किसी बड़े राजवंश से नहीं, बल्कि सीधे सीधे अपनी बहादुरी और काबिलियत से जुड़ा है। तो योद्धाओं की बात तो हो गई, पर सवाल ये है कि ये लोग बसे कहाँ और इनका गुजारा कैसे चलता था। चलिए अब इस समुदाय के भौगोलिक फैलाव और उनके काम धंधे को समझते हैं। रावत समुदाय मुख्य रूप से उत्तर भारत में फैला हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी राजस्थान में है। लेकिन इनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक में दिखने को मिलती है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 80%। ये एक नंबर इस समुदाय की आर्थिक रीढ़ की हड्डी के बारे में सब कुछ बता देता है। इसका मतलब है कि आज भी रावत समुदाय के 80% से ज्यादा लोग अपने रोजी रोटी के लिए खेती किसानी पर ही निर्भर हैं। ये दिखाता है कि जमीन के साथ उनका कितना गहरा और मजबूत रिश्ता रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ गांव और खेतों तक ही सीमित नहीं है। आज के दौर में रावत समुदाय ने शहरी भारत में भी अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई है। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ये लोग व्यापार और उद्योग में भी बड़ा नाम कमा रहे हैं। देखिए, एक समुदाय की पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं होती, बल्कि उसकी भाषा और उसके संगठन से भी होती है। तो आइए अब रावत समुदाय के इन सांस्कृतिक पहलुओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इनकी भाषा में भी इनका फैलाव साफ झलकता है। राजस्थान में मेवाड़ी और मारवाड़ी से लेकर उत्तराखंड में गढ़वाली तक ये समुदाय कई स्थानीय भाषाएं और बोलियां बोलता है। और इस अलग अलग बोली और संस्कृति वाले समुदाय को एक धागे में पिरोने का काम करती है रावत महासभा। राजस्थान के अजमेर में इसका हेडक्वार्टर है और ये संस्था समुदाय के लिए एक सेंट्रल बॉडी की तरह काम करती है। तो ये जो पूरी ऐतिहासिक विरासत है, आज के ज़माने में इसके क्या मायने हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि ये समुदाय अपनी परंपरा को आज के समय में कैसे जी रहा है और आगे बढ़ा रहा है। देखिए, किसी भी समुदाय की विरासत को उसके लोग ही आगे लेकर जाते हैं। रावत समाज ने भी कई ऐसी महान हस्तियों को जन्म दिया है जो आज भी सबके लिए एक प्रेरणा है। और इसका सबसे बड़ा और आधुनिक उदाहरण है जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर वो इस समुदाय की सेवा और वीरता की उसी महान विरासत का एक गौरवशाली प्रतीक हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। कोई भी पुराना समुदाय अपनी जड़ों और परंपरा को संभाले रखते हुए आज की बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी विरासत को भविष्य के लिए कैसे जिंदा रखता है।